राजनीति में ना अक्सर एक ऐसा दौर आता है जब लोग किसी मसीहा का इंतजार करने लगते हैं। एक ऐसा जोशीला नया नेता जो वादा करता है कि वो सालों से जमे हुए सिस्टम को एक झटके में बदल कर रख देगा। नेपाल में गृह मंत्री बालेन शाह के आने से कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई एक असल बदलाव की शुरुआत है या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा है। देखिए, ऐसे किसी भी आंदोलन की शुरुआत बहुत उम्मीद और जोश के साथ होती है। एक नया चेहरा, सिस्टम से सीधी टक्कर लेने का जज्बा और हर समस्या का तुरंत समाधान देने का वादा। बालिन शाह के आने से नेपाल में बिल्कुल यही माहौल बना। वहां सालों की राजनीतिक सुस्ती से तंग आ चुकी जनता को लगा कि शायद यही वो बदलाव है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस एहसास को दिखाता है जो शाह ने लोगों में जगाया। उनका काम करने का जो तरीका था, पुराने नेताओं के ढर्रे को चुनौती देना, आम लोगों से सीधा जुड़ना, इसने लोगों में एक भरोसा पैदा किया। लोगों को लगा कि ये कोई पुराना नेता नहीं है, बल्कि उन्हीं के बीच से निकला कोई है जो ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन इस सारे जोश और उत्साह के बाद एक विश्लेषक के तौर पर रुककर यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या ये सब सच में नया है या फिर ये उन कई आंदोलनों जैसा ही है जो शुरू तो तूफान की तरह होते हैं पर फिर अपनी ही बनाई उम्मीदों के बोझ तले कहीं खो जाते हैं। यहीं से हमारी गहरी पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए अब जरा उन कंक्रीट कदमों को देखते हैं जिन्होंने बालेन शाह को रातों रात एक हीरो बना दिया। यह समझना जरूरी है कि आखिर उनके कौन से फैसले लोगों के बीच इतने ज्यादा पॉपुलर हुए और क्यों। अब स्क्रीन पर जो फैसले दिख रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को आवाज देते हैं। सोचिए, जब वो कहते हैं कि वीआईपी के लिए सड़कें बंद नहीं होंगी, तो वो आम आदमी के वक्त की कीमत को अहमियत दे रहे हैं। जब वो अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने की बात करते हैं, तो वो सिस्टम में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका हर फैसला एक पावरफुल मैसेज था जिसने उन्हें लोगों से सीधे जोड़ दिया। और फिर आया उनका सबसे साहसिक, सबसे बड़ा दांव, अपने से पहले के 4 प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच का ऐलान। राजनीति में इसे मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। इस एक घोषणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को सिर्फ बातों से निकालकर एक्शन में बदल दिया और इससे उनकी छवि को जबरदस्त मजबूती मिली। और यहीं आकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक एनालिस्ट के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारे कदम किसी गहरे सोचे समझे संस्थागत सुधार का हिस्सा हैं या फिर ये बस एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है जिसका मकसद सिर्फ लोगों की वाहवाही लूटना है। एक अनुभवी विश्लेषक ने इस पुरानी कहावत का इस्तेमाल किया है और ये इस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये उन राजनीतिक आंदोलनों के बारे में एक तरह की चेतावनी है जो बहुत ज़्यादा जोश और गुस्से से उठते हैं, क्योंकि उनका उबाल अक्सर उतनी ही तेज़ी से ठंडा भी पड़ जाता है। चलिए अब इस पैटर्न को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। किसी भी राजनीतिक घटना को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे इतिहास के नजरिए से देखना, खासकर जब पड़ोसी देशों में ऐसे उदाहरण मौजूद हों। इतिहास हमें सिखाता है कि संपूर्ण क्रांति के नारे अक्सर बहुत उलझे हुए और अनचाहे नतीजे देते हैं। चाहे भारत का जेपी आंदोलन हो या हाल का लोकपाल आंदोलन, दोनों ने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन इन क्रांतियों से जो राजनीतिक पार्टियां या नेता निकले वो हमेशा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये हमें याद दिलाता है कि किसी सिस्टम को तोड़ना शायद आसान हो, लेकिन उसके बाद उसे बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क को समझते हैं जो किसी भी नेता के विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। ये फर्क है लोकप्रिय होने और व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल होने के बीच। ये तुलना बहुत शानदार तरीके से दिखाती है कि जो चीज़ें आपको सुर्खियां और लोगों की तालियां दिलाती हैं, जरूरी नहीं कि वही चीज़ें देश को चलाने के लिए भी सही हों। सड़क पर किसी अधिकारी को डांटने से एक वायरल वीडियो तो बन सकता है, पर क्या इससे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की समस्या हल होती है? शायद नहीं। असली बदलाव तो अक्सर पर्दे के पीछे चुपचाप बिना थके काम करने से आता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यही है, किसी भी पुराने जमे हुए सिस्टम को सिर्फ बाहर से चुनौती देना शायद आसान लगता हो, लेकिन असली चुनौती तो उसे अंदर से बदलने की होती है। ये राजनीति का एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सच है। टिकाऊ और असल बदलाव के लिए आपको मौजूदा ढांचों और प्रक्रियाओं को समझना पड़ता है और उनके साथ काम करना पड़ता है, ना कि उन्हें सिरे से खारिज कर देना। सिस्टम को सुधारने के लिए अक्सर सिस्टम का हिस्सा बनना ही पड़ता है। और इस बात को और वजन तब मिला जब सरकार बनने के सोचिए महज 10 दिनों के अंदर
बालिन शाह के अपने ही एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड करना पड़ा। ये एक छोटी सी घटना इस आंदोलन के सामने खड़ी अंदरूनी चुनौतियों और जमीनी हकीकत को साफ साफ दिखाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम आखिर कहाँ पहुंचते हैं? शुरुआती उत्साह, साहसिक कदम, इतिहास से मिली चेतावनियां और जमीनी हकीकत, इन सबको मिलाकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। एक विश्लेषक का ये आखिरी विचार हमें उस सीधी सादी कहानी से बाहर निकालता है जिसमें एक तरफ एक ईमानदार मसीहा है और दूसरी तरफ सारे भ्रष्ट नेता हैं। राजनीति कभी भी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ये मान लेना कि दशकों तक देश चलाने वाले सभी लोग पूरी तरह बेईमान थे और सिर्फ एक व्यक्ति ही ईमानदार है, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल करके देखना है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई सिस्टम लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतर रहा हो तो सही रास्ता क्या है? क्या उसे पूरी तरह से तोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए या फिर उसकी तमाम खामियों के बावजूद उसके अंदर रहकर ही उसे धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? इसी सवाल का जवाब बालिन शाह और उनके जैसे तमाम नेताओं का भविष्य तय करेगा।